दोस्तों, कल काशीराम जी की जयंती थी और मुझे ट्विटर पे इसके अलावा भी मैसेजेस के ज़रिए कुछ लोगों ने कहा कि मुझे काशीराम पे कोई प्रोग्राम करना चाहिए। हालांकि मैं अपने आप को इस लायक तो नहीं समझता, काबिल तो नहीं समझता कि मैं आपको काशीराम के बारे में बहुत ज़्यादा बता सकूं, क्योंकि इतने जानकार लोग हैं और उन्होंने बहुत ढेर सारे प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत कुछ उनके बारे में लिखा गया है। और ना ही मैं काशीराम जी को बहुत नज़दीकी से जानता भी था। भाई वो प्रयागराज में आते थे, प्रयागराज में उन्होंने 1988 में चुनाव लड़ा था, फिर वो लगातार यहाँ से चुनाव लड़वाते रहे, तो वो उनका आना जाना होता था। और इस दौरान यहाँ पे यात्रिक करके एक होटल है, और उस ज़माने में भी इलाहाबाद का सबसे अच्छा होटल हुआ करता था, मुझे आज भी सबसे अच्छा लगता है। काशीराम जी वहीं रुकते थे, और वो होटल मेरे ऑफिस, मेरे प्रेस से मुश्किल से 300 मीटर के फासले पे है। तो अक्सर करके वो चले आया करते थे, और जो मेरी 5-6 मुलाकातें हैं उनसे, मैं उनके आधार पे ये दावा करूं कि मैं मानवर काशीराम को बाकी लोगों से बेहतर जानता हूं, तो ये झूठ होगा। बल्कि मैं देख रहा था कल उनकी जयंती पे तमाम लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे और उनके बारे में बहुत कुछ बताया, तमाम लोगों ने वीडियोस बनाए। लेकिन छोटे मोटे जो मेरी अपने इंटरेक्शन हुआ उनसे, उनके आधार पे मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। जैसे मैंने दो बातें करी। एक आपको याद होगा, मैंने साल भर पहले या 1.5 साल पहले कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपके पास कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ मायावती इकलौता चेहरा है जिनको आप प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको रहते हुए पोलराइजेशन नहीं होता है, ध्रुवीकरण नहीं होता है। ध्रुवीकरण भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। आपने देखा कि फिर उसके बाद वो बहुत चला ही नहीं, तमाम लोगों ने, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने इसको उठाया और उन्होंने इसी बयान को चलाना शुरू किया। और एक दूसरी बात जो मैंने तकरीबन 1.5-2 साल पहले कही थी, लिखा मैंने इसको पहले भी कई बार है, पर मुझे याद है जब राजपथ शुरू हुआ था, और राजपथ शुरू होने के पहले जब सैयद कासिम साहब ने शुरू किया था राजपथ, उसके पहले मैंने यूपी तक पे भी इसको एक बार कहा था कि काशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। तब तक इतनी ढेर सारी जो भारत रत्न बहुत ढेर सारे लोगों को मिले, तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन मैंने अपना क्यों कहा था, अच्छा, उसमें हमको बहुत ढेर सारे लोगों ने सवाल भी किए कि साहब काशीराम तो सवर्ण विरोधी थे और उन्होंने कैसे कैसे नारे लगवाए वगैरह वगैरह, आप क्यों कहते हैं कि काशीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए। अच्छा, जब भी मैंने राजपथ पे कहा और यूपी तक पे कहा, तो अब आपने देखा उसके बाद बहुत ढेर सारे लोगों ने मांग करनी शुरू कर दी। और ख़ास तौर से अभी जब प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ढेर सारे लोगों को भारत रत्न दिया, तो एक बड़ा सवाल उठा कि सब आप सबको दे सकते हैं, आप काशीराम को क्यों नहीं दे सकते। तो लेकिन मैंने ये बात ऐसे ही नहीं कही थी। देखिए, ना मैं दलित समुदाय से आता हूँ, ना मैं बसपा का काडर हूँ, और ना ही मैं अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़ा हूँ, और मेरी अपनी एक अलग विचारधारा है। मैं अपने आप को शुद्ध और कट्टर सनातनी मानता हूँ। तो अब जाहिर सी बात है कि आप कहते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब अपने आप को सनातनी कहते हैं, आप हिंदू कहते हैं, कट्टर हिंदू कहते हैं, और आप मायावती की पैरवी करते नज़र आते हैं, काशीराम की पैरवी करते नज़र आते हैं, बसपा की पैरवी करते हैं। मैं किसी की पैरवी नहीं करता। मुझे जो ठीक लगता है मैं वो कहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले, आप देख, कुछ दिन पहले क्या, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो किया, मैंने देखा MIM वालों ने उसको रिट्वीट किया और बहुत चलाया है, जिसमें मैं ओवैसी के लिए कह रहा हूँ कि ओवैसी का चुनाव लड़ना कहीं से गलत नहीं, मैं उनको वोट कटवा नहीं मानता। बाद में मैंने काट के उसको घूमता आईना पे भी चलाया, अगर आप देखें तो आपको ओवैसी वाला वीडियो भी मिलेगा इसमें। तो मैंने उसमें भी कहा है, मैंने हर चैनल पे कहा है कि मैं ओवैसी की राजनीति से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मैं उनको वोट कटवा मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। तो मुझे जो ठीक लगता है, मुझे जो समझ में आता है, मैंने ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के बहुत वीडियो चलाई कि देखिए किस तरह की बातें करते हैं, कैसे हिंदुओं को धमकाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की जो राजनीति है, मैं उससे भी इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मैं उनको वोट कटवा मानने को तैयार नहीं हूँ। ये मेरी अपना पत्रकारिता का मेरा अपना अंदाज़ है, जो मुझे सही लगता है। जैसे मैंने कहा कि फेयर इज़ फेयर, यानी जो सच है वो सच है। तो मैं उसको अपने हिसाब से जो मुझे ठीक लगता है मैं कहता हूँ। और काशीराम की बात पे लौटते हैं, तो 1988 में जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ करता था, तो काशीराम यहाँ पे इलाहाबाद में, उसमें इसको इलाहाबाद कहते हैं, इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में आए थे। उपचुनाव ऐसे हुआ था कि वो बोफोर्स वाला स्कैंडल हुआ था, और उसमें अमिताभ बच्चन जो इलाहाबाद से सांसद थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होती है, देश में लोकसभा चुनाव होते हैं, और राजीव गांधी उस ज़माने में कुछ ऐसी व्यू रचना करते हैं कि वो 400 से ज़्यादा सीटें लाने में सफल होते हैं। एक तो उनका एक सिंपैथी वोट था, ऊपर से उन्होंने व्यू रचना बहुत अच्छी की थी। जैसे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ माधवराव सिंधिया को खड़ा कर दिया था, अटल बिहारी चुनाव हार गए। तो इस तरह उन्होंने इलाहाबाद में उस समय बड़े नेता हुआ करते थे, हेमंती नंदन बहुगुणा, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं,
और जो अभी वर्तमान में भाजपा सांसद है इस सीट से, रीता जोशी, उनके पिताजी थे। तो हेमंती नंदन बहुगुणा को हराना मुश्किल था, तो अमिताभ बच्चन को ले आए, तो अमिताभ बच्चन ने अच्छा खासा 2 लाख वोट से हेमंती नंदन बहुगुणा को हरा दिया। फिर बोफोर्स से स्कैंडल हुआ, उसमें अमिताभ बच्चन ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया। तो 1988 में उपचुनाव हुआ और तब तक वीपी सिंह भी कांग्रेस से अलग हो चुके थे, तो वो ये उपचुनाव लड़ने आए। उनके सामने कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री के लड़के अनिल शास्त्री को फील्ड किया था। तो ये चुनाव माना जा रहा था शास्त्री जी और अनिल शास्त्री और वीपी सिंह के बीच का चुनाव था। और वीपी सिंह उस समय देश की मीडिया में छाए हुए थे कि साहब उन्होंने राजीव गांधी को चुनौती दी। और ऐसे में हमारे अपने प्रयागराज में, इलाहाबाद में एंट्री होती है मान्यवर काशीराम की। तब तक हम लोगों को मालूम ही नहीं था काशीराम कौन है, क्या है, कैसे हैं। लेकिन उस समय काशीराम आए, उन्होंने एक नोट और एक वोट करके एक अभियान चलाया और उन्होंने साइकिल से और वो एक तिकोना रिक्शा होता है उन सबसे प्रचार किया और बहुत ज़बरदस्त वो एक प्रचार था। बहरहाल चुनाव तो वीपी सिंह और अनिल शास्त्री के बीच में ही था और वीपी सिंह को तकरीबन 2 लाख वोट मिले, अनिल शास्त्री को 1 लाख वोट मिले। लेकिन काशीराम को उस समय त्रिकोणी चुनाव में भी 70,000 वोट मिले। अब देखिए ये बात बड़ी दिलचस्प है क्योंकि जो 70,000 वोट थे उस समय 18% वोट था इसका। आज धीमे धीमे, अभी आपने पिछले चुनाव में देखा कि बसपा 2014 में जब बसपा यहाँ से लड़ी थी तो 2 लाख से ज़्यादा वोट मिला था। 2 लाख के कितना वोट मिला था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। बहरहाल एक चीज़ आपने देखी है कि सब 1988 से लेकर 2014 तक, क्योंकि 2019 में ये सीट समाजवादी पार्टी को चली गई थी गठबंधन में, तो 88 से लेके 2014 तक मैं एक बड़ी दिलचस्प चीज़ देखता हूँ कि वोट तो बढ़ते रहे, जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ रही तो नंबर ऑफ वोट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन 18% लगातार मेंटेन रहा। वो 17 पॉइंट समथिंग, 18 पॉइंट समथिंग, कुछ ना कुछ वो 18% के आसपास। ये मैं इसको बड़ा दिलचस्प मानता हूँ कि काशीराम जी ने पहला चुनाव इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से लड़ा था, 70,000 वोट पाए थे और वो उस समय 18% वोट था। और सोचिए वहाँ से कहाँ तक आप 2014 तक आ गए, बसपा का वोट इतना बढ़ गया लेकिन कुल वोटिंग का 18%। कभी इस पे भी बात करेंगे और बल्कि हम इस पे एक वीडियो बनाना चाहेंगे। अभी चुनाव आ रहे हैं तो सीट दर सीट बातें होंगी और जाहिर सी बात है अगर मैं प्रयागराज में हूँ, प्रयागराज की सीट की बात ना करूँ, फूलपुर की सीट की बात ना करूँ, कौशाम्बी की सीट की बात ना करूँ तो कोई मतलब नहीं। तो इस सीट पे फिर बात करेंगे। तो बहरहाल 1988 में पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज में रहते हुए मैंने काशीराम जी को चुनाव प्रचार करते देखा। तब तो मैं पत्रकारिता में भी नहीं था, आम दर्शकों की तरह मैंने भी देखा उनको वगैरह वगैरह। और बाद में 90 के दशक में जब काशीराम ने यहाँ से जंग बहादुर पटेल को लड़ाया तो जंग बहादुर पटेल खैर चुनाव हार गए थे। बाद में जंग बहादुर, इन्होंने यहाँ पे 2 पटेलों को, उस ज़माने में जंग बहादुर पटेल और सोनेलाल पटेल, ये दोनों काशीराम के बहुत ही विश्वस्त हुआ करते थे। बल्कि कि जब काशीराम एक एम्बेसडर गाड़ी में हमारे यहाँ आते थे तो अक्सर करके 2 में से एक लोग इनके साथ हुआ करते थे। और मुझे बहुत पुरानी बात हो गई, कब कौन था इतना तो नहीं याद है, लेकिन हाँ मुझे याद है कि ये दोनों ही कांग्रेस काशीराम के बहुत ही विश्वस्त सिपह सलार हुआ करते थे। लेकिन बाद में दोनों ने ही काशीराम को छोड़ दिया, बसपा को छोड़ दिया। जंग बहादुर पटेल समाजवादी पार्टी में चले गए और समाजवादी पार्टी से जाकर उन्होंने यहीं फूलपुर से चुनाव भी जीता 2 बार। और जैसा कि आप जानते हैं सोनेलाल पटेल ने अपनी पार्टी बनानी अपना दल करके। तो बहरहाल काशीराम, अक्सर सैयद कासिम साहब एक बात कहते हैं कि काशीराम ने ऐसे लोगों को टिकट दिया कि आम आदमी जो कि शहरों में रह रहा हो और जो जिसका राजनीति से बहुत लेन देन ना हो, उसे मालूम भी नहीं था कि ये जातियां भी होती हैं या इन जातियों से भी लोग विधायक हो सकते हैं। और इनमें से ज़्यादातर पिछड़ी जातियां थीं। और ये दलितों की बात में नहीं करना, ना दलितों की ना सवर्णों की, उन्होंने ओबीसीज़ की वो जातियाँ, जैसे आप अक्सर आज ओम प्रकाश राजभर को आप देखते हैं किस तरह वो ओबीसी जातियों को फर्राटे से सुनाते हैं, ये फलाना फलाना फलाना। तो ओम प्रकाश राजभर चूँकि काशीराम स्कूल के निकले हुए छात्र हैं तो वो एग्जैक्टली उसी अंदाज में बात करते हैं। तो किसी ज़माने में काशीराम ने पिछड़ों में तमाम ऐसी बिरादरियों को, ऐसे समुदाय को, ऐसे समाजों को आगे लेके आया, उनको टिकट दिया और कैसे कैसे लोग उस समय विधायक बने। मुझे याद है कि मतलब जिन लोगों के पास शायद अपनी साइकिल भी नहीं हुआ करती थी वो विधायक हो गए। तो ये काशीराम का एक एक्सपेरिमेंट था। तो अब बात आती है कि साहब जो मैं कहता हूँ कि मैं एक इसमें बल्कि पिक्चर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। काशीराम जब प्रेस आते थे तो मैं 2 अखबार निकालता था, उस समय भी निकालता था, अभी भी निकालता हूँ, अंग्रेज़ी में लीडर और हिंदी में प्रयागराज टाइम्स। तो काशीराम लीडर रोज़ पढ़ते थे और वो ये भी कहते थे कि जब वो रुकते थे यहाँ 3 दिन 4 दिन के लिए रुकते थे तो कहते थे साहब आप हमारे होटल के कमरे में आप ये अखबार भिजवा दिया कीजिए। तो मैंने एक आदमी लगा रखा था जो रोज़ सुबह जाके उनके कमरे में अखबार दे के आता था, क्योंकि उस समय इलाहाबाद में यही एक अखबार हुआ करता था। लेकिन प्रयागराज टाइम्स वो नहीं पढ़ते थे, तो सामने भी रखा रहता था, उसको छूते तक नहीं थे।
तो मैं कहा साहब ये 2 अखबार है, आप मेरा एक ही अखबार पढ़ते हैं, एक ही अखबार मंगाते भी हैं कमरे में। तो मैंने देखा कि वो अंग्रेज़ी पढ़ने में उनको ज़्यादा सहूलियत थी, वो उर्दू भी पढ़ते थे, पंजाबी भी पढ़ते थे, लेकिन हिंदी पढ़ने में वो इतना शायद सहज नहीं थे, क्योंकि मैंने उनको कभी अपना हिंदी का अखबार प्रयागराज टाइम्स पढ़ते नहीं देखा। और इस फ़ोटो में भी आप देखें अगर तो वो प्रयागराज टाइम्स सामने रखा है और वो लीडर ही पढ़ रहे हैं। तो उस दौरान मैंने काशीराम को कवर भी किया, उनके पिक्चर्स भी छापे और उनके प्रचार के पिक्चर्स भी छापे। मैं देखता हूँ अगर मुझे पुरानी लाइब्रेरी में सब मिल जाएंगे, मैं डेफिनेटली आपके साथ इसको ट्विटर पे और घूमता यहाँ पे शेयर करूँगा। तो उस दौरान काशीराम से मेरी तमाम बातें हुआ करती थी। मैं कहता आप क्या हो रहा है, ये क्या ब्राह्मणों के पीछे लगे हुए हैं, आपने क्या बिगाड़ा ब्राह्मणों ने आपका। तो हंसते थे, कहते थे कि नहीं मैं ब्राह्मण की नहीं, मैं तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प जवाब है, क्योंकि यही जवाब मेरे को काशीराम जी ने दिया और यही जवाब मेरे को मायावती ने दिया। मुझे याद है मैंने मायावती से पूछा कि साहब आप ब्राह्मणों की बात करी, उसी दौरान में बाद में काशीराम ने ही उन्होंने ही मायावती से मेरे को मिलवाया था। और मैंने मायावती का पहला इंटरव्यू इलाहाबाद के सर्किट हाउस में तब किया था जब वो महासचिव थी, मुख्यमंत्री वगैरह नहीं हुई थी तब तक महासचिव थी वो बहुजन समाज पार्टी की। तो मैंने उनका फ़ोटो फ्रंट पेज पे छापा था और मायावती को ये बात याद रही, क्योंकि मुझे याद है कि एक बार केशीनाथ त्रिपाठी विधानसभा के स्पीकर थे और मैं केशीनाथ त्रिपाठी के घर पे बैठ के, हम लोग लखनऊ में माल एवेन्यू में खाना खा रहे थे, रात का समय है, और मायावती मुख्यमंत्री थी और वो बिना बताए सीधे चली आई और एकदम से सब लोग हड़बड़ा गए और स्पीकर साहब भी हड़बड़ा गए कि मुख्यमंत्री जी आ गई। तो हम लोग जल्दी जल्दी हाथ वाथ धो के उनको स्वागत किए। तो अच्छा, मायावती ने जब शपथ ली थी पहली बार तो भी मैं गवर्नर हाउस में था, उससे मोतीलाल वोरा गवर्नर थे और मोतीलाल वोरा से मेरा बहुत क्लोज संबंध था। मोतीलाल वोरा ने ही मेरे अखबारों का विमोचन किया था इलाहाबाद आके, तो ज़ाहिर है मेरा उनसे बड़ा क्लोज संबंध था। तो मैंने उस घटनाक्रम को कभी किस्सा गोई में बताऊंगा कि कैसे गेस्ट हाउस कांड हुआ और कैसे मायावती मुख्यमंत्री बनी, और जब मुख्यमंत्री बनी तो कैसे उन्होंने राजभवन में शपथ ली और कैसे उस ज़माने में उन्होंने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करके रात भर राजभवन में रहने की इजाज़त मांगी, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अभी भी बाहर जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो सब मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी का अपॉइंटेड है। और किस तरह वो रात भर रह के उन्होंने रात भर में पूरे ज़िले का पुलिस प्रशासन बदल दिया, पूरे स्टेट का पुलिस मुखिया बदल दिया और सवेरे 5 बजे वो राजभवन से निकली। मैं उसका गवाह हूँ, पर वो कहानी कभी किस्सा गोई में फिर से बात करेंगे। तो अभी काशीराम जी की बात हो रही थी, तो साहब काशीराम जी से मैंने कहा कि साहब ये क्या आप ब्राह्मणों को लेके कहते रहते हैं। उन्होंने कहा मैं ब्राह्मणों की बात ही नहीं करता, मैं तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की बात करता हूँ। तो मैं आपसे कह रहा था यही सवाल मैंने जब मायावती से पूछा था तो उन्होंने भी मेरे को ये बोला था कि बात ब्राह्मणवादी व्यवस्था की है और इसमें ब्राह्मणों की कोई बात नहीं है। क्योंकि उस ज़माने में बसपा की मीटिंग्स में इस तरह के नारे लगते थे, ठाकुर बामन बनिया चोर, बाकी सब है DS4, और एक वो तिलक तराजू कलम तलवार इनको मारो जूते चार, इस तरह के नारे लगते थे। हालांकि काशीराम जी ने मुझसे कहा ज़रूर कि मैं ब्राह्मणों की बात नहीं करता, मैं सिर्फ ब्राह्मणवादी व्यवस्था की बात करता हूँ। पर मुझे याद है उसी दौरान किसी और अखबार ने, किसी और संवाददाता ने उनसे एक सवाल किया था कि साहब आप ब्राह्मणों को देश से निकालना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा नहीं नहीं, मैं ब्राह्मणों को क्यों निकालना चाहूँगा, अगर मैं ब्राह्मणों को देश से निकाल दूंगा तो सफाई कौन करेगा, झाड़ू कौन लगाएगा। ये काशीराम का एक जवाब था। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब ये जो बातें आपकी होती हैं ये क्या है। तो उन्होंने कहा मैंने तो ऐसे नारे लगवाए नहीं कभी। हमने कहा साहब आपने लगवाए नहीं, पर आपने रोके भी नहीं। आपकी प्रेजेंस में तमाम बार इस तरह के नारे लगते हैं पर आपने रोके नहीं। तो काशीराम ने एक टुकड़े टुकड़े में जो मुझे अपनी बात कही, कभी एक विज़िट में कभी दूसरी विज़िट में, उसका मैं आपको सार बताता हूँ। काशीराम का कहना था कि भाई, उनका कहना था कि देखिए ऐसा है कि दलित समुदाय सदियों से दबा हुआ है और कुचला हुआ है, और उनके अंदर आप चाहे जितना आरक्षण दे दीजिए, उनको IAS बना दीजिए, कलेक्टर बना दीजिए, कमिश्नर बना दीजिए, विधायक बना दीजिए, सांसद बना दीजिए, लेकिन सत्ता की डोर किसी और के हाथ में रहती है और अभी तक उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया है। तो उनका मानना था कि इस तरह के नारे जो हैं वो एक दलितों में एक एग्रेशन, एक आक्रामकता भरने की बात थी, एक कि उनके अंदर एक है कि सब हम भी कुछ हैं और हम किसी से कम नहीं हैं। मैंने ये एक्सपेरिमेंट पहले भी एक बार इतिहास में देखा है, जब भीमा कोरेगांव को लेकर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने वहाँ पे जो महार सिपाही मारे गए थे उनको लेकर उन्होंने एक पूरा नैरेटिव बनाया था
भीमा कोरेगांव पे भी मैंने एक बार ट्विटर पे वादा किया है कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा। कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ को नहीं पसंद आएगा, लेकिन मैं सिर्फ तथ्यों की बात करता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने भी भीमा कोरेगांव को लेके और महार सिपाहियों को लेके एक पूरा बयानिया खड़ा किया था कि देखिए साहब इतने बहादुर थे और इतना अच्छा काम किया। तो होता क्या है कि जब कोई समुदाय बहुत दबा होता है तो उसको अपने समुदाय के अंदर से हीरो चाहिए होते हैं, नायक चाहिए होते हैं, जिनकी तरफ देख के उसको एक इसीलिए देखिए आपने मायावती ने जितने ये मूर्तियाँ और ये सब तमाम बनाए हैं पार्क वगैरह, इनको प्रेरणा स्थल कहा जाता है। तो ये बात काशीराम ने शुरू की थी कि साहब हमको ऐसे नायक चाहिए जिनसे हम प्रेरणा ले सकें, और मायावती ने उसका, मैं आज भी मानता हूँ कि देखिए मैंने जब काशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी चुना और माना, तो उसके चक्कर में बहुत लोग पार्टी छोड़ के चले गए, जंग बहादुर चले गए और ये क्या नाम है सोनेलाल पटेल चले गए, क्योंकि ये सब अपने आप को काशीराम के उत्तराधिकारी मान के चलते थे। लेकिन मैं ईमानदारी से मानता हूँ कि काशीराम की जो नीति और नियत थी उसको मायावती ने बहुत सफलतापूर्वक और बड़ी ईमानदारी से, जिसे कहना चाहिए, राजनीति के धरातल पे उतारा। काशीराम चाहते थे कि येन केन प्रकारेण किसी भी तरह आप मुख्यमंत्री बने। बल्कि काशीराम ने उसमें बड़ा दिलचस्प बयान दिया था। जब लोगों ने उनसे पूछा कि साहब आप ये भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं हिंदुस्तान का, मैं भारत का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट हूँ। अपॉर्चुनिस्ट माने मौका परस्त। उन्होंने कहा मैं सबसे बड़ा मौका परस्त हूँ और मेरे समुदाय के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे दबे कुचले लोगों के लिए जो सही होगा मैं वो करूँगा। अगर इस मौके से सही होगा तो ये मौका लूँगा और उस मौके से सही होगा तो वो मौका लूँगा। अच्छा देखिए, मैं वो बात कर रहा था आपको मायावती के बारे में बात कर रहा था, मैं दिमाग से उतर गया। तो जब मैं थोड़ा सा पलट के आ रहा हूँ उस पर कि हम लोग जब वहाँ पे स्पीकर साहब के श्रीनाथ त्रिपाठी का खाना आ रहे थे और मायावती मुख्यमंत्री थी, बिना बताए चली आई और हम सब लोग हड़बड़ा गए, स्पीकर साहब हड़बड़ा गए कि माननीय मुख्यमंत्री खुद आई हैं। तो वो एक कर्टसी कॉल में आई थी। तो केशरीनाथ त्रिपाठी ने मेरा मायावती से परिचय कराया। उन्होंने कहा कि भाई ये अनुपम मिश्रा है, इलाहाबाद से लीडर अखबार निकालते हैं। तो मायावती ने हंस के कहा नहीं मैं जानती हूँ इनको, और इन्होंने मेरा एक बहुत अच्छा फ़ोटो फ्रंट पेज पे छापा था। तो वो बात मुझे अच्छी लगी क्योंकि उसके कई साल पहले मैंने वो फ़ोटो छापा था और फ्रंट पेज पे मैंने उनको छापा था, काफ़ी बड़ा फ़ोटो छापा था। और जैसा कि मैं कहता हूँ उस समय तक मायावती इतनी चर्चित नहीं थी, वो महासचिव थी और उस समय उनको वो फ़ोटो पसंद आया था। मैंने अपने स्टाफ को बोला है कि वो सब पिक्चर्स अगर निकाल के दिखाएं तो मुझे आपके साथ शेयर करने में बहुत अच्छा लगेगा। तो कमिंग बैक टू काशीराम, तो काशीराम का अपना मानना था कि दलित समुदाय को अपने अंदर से नायक चाहिए जिनके वो प्रेरणा ले सकें, और इसीलिए इन तमाम स्थानों को प्रेरणा स्थल कहा जाता है। और पहली बार ये काम डॉक्टर अम्बेडकर ने भीमा कोरेगांव में महार सिपाहियों के ज़रिए किया था। और काशीराम दलितों में एक आक्रामकता, एक अग्रेशन भरना चाहते थे कि साहब आप अपने को हीन नहीं मानिए। आप जैसे उनका कहना था आप डीएम बना दे, कलेक्टर बना दे, कमिश्नर बना दे, कुछ भी, आपकी हीन भावना कैसे ली जाए। अच्छा, उस समय तक मुझे काशीराम जी की ये बातें बहुत समझ में नहीं आती थी। मुझे बहुत बात बेमानी कि 15, 16, 18 साल बाद मुझे ये बात कैसे समझ में आई। बसपा के ही एक कार्यकर्ता हैं, और अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे और नहीं देख रहे होंगे तो मैं भेज दूंगा उनको, गुलाब चमार, ये हमारे प्रयागराज के हैं। तो सब वो हमारे यहाँ बैठे हुए थे, सभासद थे, अभी भी कुछ है। तो कोई एक अधिकारी आया ज़िला प्रशासन का, तो मैंने उनसे परिचय कराया कि हमने कहा ये गुलाब भाई हैं। तो गुलाब ने कहा कि नहीं साहब मेरा पूरा नाम बताएं, मेरा नाम गुलाब चमार है। उस दिन मुझे एहसास हुआ इस बात का कि काशीराम ने जो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसके लिए मैंने भारत रत्न की डिमांड की थी उनके लिए, कि उन्होंने दलितों के अंदर एक स्वाभिमान का भाव भर दिया। वो उन्हें किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी के सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी से कम नहीं है, वो जहाँ हैं जैसे हैं वो पूरी तरह पर्याप्त हैं उन्हें, और वो किसी से 19 नहीं है। आप देखिए बाद में काशीराम के इसी आइडिया को चंद्रशेखर रावण ने अपनाया जब उसने अपने गांव के आगे द ग्रेट चमार्स करके लिखा। तो वो बेसिकली जो काशीराम का एक आइडिया था उसी को वो पहले मायावती ने इस शब्द को बहुत अपने लिए इस्तेमाल किया था। उन्होंने मंच से अपने आप को चमारिन की बेटी कहा था। 4 बार बसपा की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। देखिए मैंने एक बार पहले भी कहा था एक वीडियो में कि साहब हमारा पहला दलित मुख्यमंत्री भारत में तो 1960 में ही बन गया था। आंध्र प्रदेश में दामोदरन बने थे, फिर बिहार में राम सुंदर दास, भोला पासवान, राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया, ये सब कुछ समय के लिए बनते रहे। लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे में
4 बार की सरकार बसपा की, एक अपना दलित मुख्यमंत्री, वो भी महिला दलित मुख्यमंत्री, वो भी हनक वाला, ऐसी हनक वाला कि आपको मालूम ही कैसे अधिकारी डरते थे और कैसे प्रशासन डरता था मायावती से। तो इन सब को देखते हुए जो काशीराम का जो एक कंट्रीब्यूशन है, जो उनका योगदान है, मैं कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, पर मुझे लगता है कि किसी मायने में कहीं कहीं ये डॉक्टर अंबेडकर से भी ज़्यादा है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को स्वाभिमान दिया, आरक्षण दिलाया, दलितों को संगठित किया, उनको शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया कि शिक्षित हो, संगठित हो, लेकिन उनको संगठित करके एक ताकत के रूप में लाकर देश के सबसे बड़े सूबे में मुख्यमंत्री के पद तक 4 बार बैठा देना और उनके अंदर हीन भावना इस कदर निकाल देना कि अब आप देखते हैं कि उल्टा ही हो गया, कितना ज़्यादा अग्रेशन आ गया है, इतना ज़्यादा कि वो एक अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़े हुए तमाम लोग तो तमाम बातें भी कहने लगे हैं। वो भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ठीक है, कि मुझे लगता है कि अच्छी बात है, किसी के अंदर हीन भावना नहीं होनी चाहिए, पर किसी के अंदर ऐसी भावना भी नहीं होनी चाहिए कि आप बाकी जातियों को या बाकी वर्गों को या बाकी समाजों को गाली दें या उनसे बदतमीज़ी करें। खैर, ये चलिए अपना अपना नज़रिया है। तो सब हम लोग काशीराम जी के बारे में बात कर रहे थे, तो एक और जो मुझे याद पड़ता है मान्यवर काशीराम से जुड़ा हुआ वाक़या कि सब मैंने एक बार उनसे पूछा कि आप सब गाड़ी से आते हैं और अक्सर आपके सहयोगी गाड़ी चलाते हैं, एम्बेसडर करके एक गाड़ी हुआ करती थी, तो आप खुद कभी ड्राइव नहीं करते? तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया, उन्होंने कहा कि साहब मैंने साइकिल छोड़ के कुछ नहीं चलाया। अब मुझे नहीं मालूम वो सच है या गलत है, या उन्होंने मुझे इससे टालने के लिए कह दिया। उन्होंने कहा मुझे ड्राइविंग नहीं आती। अब उन्हें आती थी नहीं आती थी, मेरे पास का कोई जानने का ज़रिया नहीं है। मैं अपने ऑफिस में 5-6 बार जो वो आए हैं, उसके अलावा मैं उनसे कहीं मिला नहीं। कॉलेज डेज़ में मैंने उनको प्रचार करते देखा, मैं उनके साथ ट्रैवल नहीं करता था, मैं बसपा का हिस्सा नहीं था, इसलिए मैं किसी बात को विश्वास के साथ नहीं कह सकता। लेकिन ये जवाब दिया था काशीराम जी ने मुझे कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती और मैंने सिर्फ साइकिल चलाई है, कुछ इस तरह का उन्होंने एक जवाब दिया था। बहरहाल आज जब सोचता हूँ और जब उनका योगदान देखता हूँ और जब मैं समाज में दलितों के ऊपर उनका असर देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये एक शख्स हैं, बल्कि वो तमाम लोग जिनको भारत रत्न मिला है, उनसे कहीं ज़्यादा डिज़र्विंग, उनसे कहीं ज़्यादा योग्य काशीराम जी थे।